अक्सर हम अपनी लाइफ के अंदर ना कई बार ऐसा फील करते हैं जैसे हम रुक से गए हैं, हम स्टक्ड फील करते हैं। और फिर हम करते क्या हैं, हम और फाइट मारते हैं और पंच मारते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ से निकले किसी तरीके से। लेकिन होता क्या है कि हम और फंसा हुआ महसूस करते हैं। हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें रोक रही है। और ये हमारी आदत भी है कि हम चीज़ों को फिक्स करने में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि शायद अगर मैं चुप बैठ गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं शांत हो गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक चाइनीज़ फिलॉसफी है जो ये कहती है कई बार ना पीछे हटने में ही भलाई होती है, कई बार सरेंडर करना ही सही होता है, कई बार जाने देना चाहिए। ताओइज्म वाले ये मानते हैं कि एक नेचुरल फ्लो है लाइफ का। जो ये जीवन है हमारा, ये जीवन जो है ये पूरा ब्रह्मांड मान लीजिए, उसका एक नेचुरल फ्लो है जिसमें सब कुछ बह रहा है। या ये मान लीजिए एक फ्रिक्वेंसी है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि साइंटिफिकली कोई फ्रिक्वेंसी है, पर समझने के लिए समझ लेते हैं। ये एक फ्रिक्वेंसी है जिस पे सब कुछ बहता है, एक फ्रिक्वेंसी है जिस पे सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब लड़ते झगड़ते हैं ना, तो हमारी ट्यूनिंग खराब हो जाती है इसके साथ थोड़ी। और जब ट्यूनिंग खराब हो जाती है ना, तो हम बहुत सफ़र करते हैं। ताओइज्म वाले कहते हैं कि इस नेचुरल फ्लो के साथ बहना सीख जाओगे ना, मतलब गो विद द फ्लो, आपने सुना होगा वर्ड, तो आपको सुख शांति जिसकी आपको तलाश है ना वो आपको मिल जाएगी। आपकी लाइफ से आप देखेंगे सफरिंग जो है वो कई हद तक खत्म हो चुकी है। हमें सरेंडर करना सीखना पड़ेगा। ऐसा मैन हमें सरेंडर करना बहुत ही बुरा लगता है, हमारी ईगो को ठेस पहुंचती है। लेकिन ताओइज्म ये नहीं कहता कि सरेंडर हर वक्त करना है। सरेंडर उस वक्त करना है जब आपको लगता है कि हमें एक कदम पीछे हटा लेना चाहिए। अब एक्शन करने का वक्त नहीं है। उसको वो कहते हैं वो वे, मतलब कि एफर्टलेस एक्शन या फिर इन एक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि कहाँ पर आपको एक कदम आगे बढ़ाना है और कहाँ पर एक कदम पीछे लेना है। अगर आप सोच के देखो, नदी की उल्टी दिशा में आप स्विमिंग करने लग जाओ, तैरने लग जाओ, तो क्या होगा? ना तो आप कहीं पहुँचोगे, थकान और हो जाएगी और निराश और हो जाओगे। लेकिन ये जो फिलॉसफी है ताओइज्म वाली, ये कहती है कि भाई इस नेचुरल फ्लो के साथ बहना सीखो, पानी की तरह बनना सीखो, क्योंकि पानी तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। अगर तुम पानी बन गए ना अपनी लाइफ में, तो फिर एफर्टलेसली जी पाओगे। क्योंकि पानी जो है ना, देखो आप कैसी है, कहीं से भी रास्ता निकाल लेती है। कोई भी ऑब्स्टेकल आए नेचुरली फ्लो करती रहती है। कोशिश मत करो चीज़ों को कंट्रोल करने की। आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। ऐसा देखा है आपने कई बार आपको नींद नहीं आ रही होती, आप कोशिश कर रहे होते हैं कि नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए, और नींद नहीं आती है। लेकिन जैसे जाने देते हो, जैसे ढीला छोड़ते हो खुद को, नींद आ जाती है। कुछ ऐसा ही है लाइफ के साथ भी। ऐसा कुछ बताते थे एलन वाट्स। एलन वाट्स जो है ना, वो कोई गुरु नहीं थे, कोई फिलोसोफर नहीं थे, कोई ओरिजिनल थिंकिंग भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी उनकी देखने को। उन्होंने बेसिकली वेस्ट में क्या किया कि जो ईस्टर्न फिलॉसफीज थी ना, उनको उठाया और उनको ईजी लैंग्वेज के अंदर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी उनको हटाया, और उसके बाद उसको ईजी लैंग्वेज में वेस्ट के सामने परोस दिया, उस जनता के सामने। मतलब बेसिकली वो एक ब्रिज की तरह आए जिसने ईस्टर्न फिलॉसफी को वेस्टर्न ऑडियंस से मिलवाया। कई बार उनको क्रिटिसाइज भी किया गया, बहुत सारे स्कॉलर्स वगैरह वो क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ हटा दिया, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हटा दी, काफ़ी जार्गन्स हटा दिए। लेकिन अगर आप एलन वाट्स की फिलॉसफी को या फिर उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार काम की बात तो इंसान कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिंपल कर दिया उन फिलॉसफी को तो उनमें से रस खत्म हो गया या उसका मतलब ही चेंज हो गया पूरा, ऐसा नहीं है। एलन वाट्स को लगता था यार जो काम की चीज़ें हैं ना, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जिससे लाइफ आसान हो जाए, ज़िंदगी आसान हो जाए, वो रख लेते हैं ना। तो उन्होंने ताओइज्म, ये जैन फिलॉसफी है जो जैन बुद्धिज़्म वाली, और हिंदुज़्म, इन सारी फिलॉसफी को उन्होंने मिक्स कर दिया और उसके हिसाब से एक फ़िलॉसफी उस जनता तक पहुंचाई। अब कई बार ना लोग उनसे पूछते थे, इवन आपने देखा होगा हम लोग ये मीनिंग ऑफ लाइफ बहुत क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है। लेकिन जब मैं एलन वाट्स की वीडियोस वगैरह देख रहा था तो उनका जो आंसर ना मुझे सबसे सिंपल लगा इस क्वेश्चन का कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। और उन्होंने बेसिकली ताओइज्म वाली जो फिलॉसफी है वहीं से उठाकर बताया कि कैसे जो चाइनीज़ फिलॉसफर हैं या फिर जो ताओइज्म वाले हैं, वो लाइफ को पर्पसलेस देखना पसंद करते हैं। नदी जो है वो बहती है, चिड़िया चहचहाती है, फूल खिलते हैं, तो क्यों ना हम भी अपनी लाइफ को ऐसे देखें कि यार अगर हम यहाँ पे आए हैं तो क्या हमारा यहाँ होना ही काफ़ी नहीं है? क्या सिर्फ जिंदा रहना ही मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं कहला सकता क्या? उन्होंने सिंपल बोला हुआ है, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज जस्ट टू बी अलाइव। कि अगर आप बोट राइडिंग पे निकले हैं तो सीनरी एंजॉय करिए ना। क्या दिमाग लगा रहे हैं, क्या कॉपी पेन लेके बैठ गए हैं, क्या दिमाग लगा रहे हैं कि यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, ये बोट किसने बनाया, ये बोट कहाँ जा रही है?
अरे सीनरी एंजॉय करो, निकलो यहाँ से। सोच के देखो कोई डांस कर रहा है, हम बोल रहे हैं डांस क्यों कर रहा है यार, क्या पर्पस हो सकता है इसका। सिंपली वो डांस कर रहा है। कोई इंसान गा रहा है बस। क्या लाइफ का मीनिंग इतना सिंपल नहीं हो सकता कि बस हमारे यहाँ होना ही काफ़ी है? क्योंकि हमारे यहाँ होना एक बात तो, पहली बात तो ये है कि मिरेकल है, बहुत बड़ा मिरेकल है। कभी किसी साइंटिस्ट जाके पूछना क्या चांसेस थे हमारे यहाँ होने के, और फिर तुम्हारे यहाँ होने के, तुम कितने स्पम्स को हरा के आए हो, कितनी बड़ी रेस जीती है तुमने। वो कहते हैं कि ये सब ईगो का खेल है। ये जो ईगो है ना, इसको ना बड़े बड़े आंसर्स चाहिए होते हैं, इसको लगता है ये कुछ है। और यहीं आ जाती है ज़ैन बुद्धिज़्म वाली फिलॉसफी कि सबसे पहले तो ना इस ड्यूलिस्टिक थिंकिंग से बाहर निकलो, इसको ट्रांसेंड करो कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली जो सेपरेशन कर रखा है ना तुमने, कि तुम कुछ हो, ये दुनिया कुछ है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन तभी निकलते हैं जब तक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेशन रहेगा। तब तक ये सारे सवाल आएंगे, तुम्हें परेशान करते रहेंगे। इस ड्यूलिस्टिक थिंकिंग से बाहर कैसे निकलोगे? जो ये सोच रहा है उस पर ही सवाल खड़े कर दो। एलन वाट्स ने इसके ऊपर भी काफ़ी बातें करी हुई हैं कि कैसे वो समझाते थे या फिर फिलॉसफी से इंस्पायर होकर बताते थे कि ये ईगो जो है ये फिक्स नहीं है, कुछ कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, इल्यूजन है ये बेसिकली। तो ईगो पहले तो ये सोचता है कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, और दूसरा उसको ये लगता है मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। भाई जब तक ये इल्यूजन रहेगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी, तब तक दिक्कत में रहोगे। इसी कारण उनको ना सेल्फ इंप्रूवमेंट शब्द जो था उससे बहुत प्रॉब्लम थी। उनको लगता है यार सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या करोगे, क्या है इंप्रूवमेंट लायक, ये सेल्फ है क्या, पहले ये तो जानो। इसी कारण वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा जोर देते थे कि सेल्फ को समझने की कोशिश करो, इसके नेचर को समझने की कोशिश करो। जब इसके नेचर को समझ जाओगे तो शायद इससे ऊपर उठ पाओ, और जब ऊपर उठ जाओगे तब फील करोगे, तब ये रियलाइज़ करोगे कि तुम इतने सुपीरियर भी नहीं हो जितना तुम्हें लगता था। तब शायद एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ करो, क्लाइमेट के लिए भी कुछ करो, और जानवरों के लिए भी कुछ करो। अभी तो ये सोचते हो ना कि मैं फूड चेन में सबसे ऊपर हूँ, है ना, मैं टॉप पे हूँ, और ये बाकी सारे लोग हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं, उनकी सफरिंग इतनी मायने नहीं रखती मेरे लिए, ये एनवायरनमेंट प्लानेट ये सब भाड़ में जाए, मैं तो अपने बारे में सोचूंगा। तब इस चीज़ से ऊपर उठ पाएंगे हम लोग। लाइफ को ऐसा गेम देखते थे कि लाइफ एक गेम की तरह है यार, खेल रहे हैं, बस खेलने के लिए आए हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है। इसी कारण उनकी लेटिंग गो वाली जो फिलॉसफी वो फेमस हुई थी कि जाने दो यार, खेल चल रहा है भाई, यहाँ सीरियसली कुछ लेना ही नहीं है, जो हुआ हुआ। आपको याद होगा मसान मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें विकी कौशल का जो कैरेक्टर है, जब उसकी गर्लफ्रेंड मर जाती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत समय तक ना मतलब बांध के रखता है दुख अपने अंदर, और फिर एक रात दोस्तों के साथ बैठा होता है तो फूट फूट कर रोता है और कहता है कि साला ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता है बे। ये सारे क्वेश्चन हम बेसिकली यही पूछते हैं कि यार हमारी सफरिंग क्यों नहीं ख़त्म होती है। तो मैंने उस वीडियो के अंदर बताया भी था, मैंने जब वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, तो मैंने बताया था कि बेसिकली विकी कौशल क्या कर रहा है, वो पकड़ के बैठा हुआ है, होल्ड करके बैठा हुआ है उसके दुख को, उसकी यादों को, उसको जाने नहीं दे रहा, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है वो उस नेचुरल फ्लो के अंदर। लेकिन बाद में आप देखेंगे मूवी के एंड में जैसे जैसे वो समझता है कि यार चीज़ों को पकड़े रहूँगा ना तो कहीं नहीं जा पाऊँगा, तकलीफ़ होती रहेगी। तो शायद सफरिंग को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, या सफरिंग को कम करने का एक ही तरीका है कि उस नेचुरल फ्लो के साथ बहना सीख जाओ, फाइट मत करो ज़्यादा। और वो वही करता है मूवी में, बेसिकली दोनों करेक्टर यही करते हैं। रीचा चड्ढा का जो करेक्टर है वो भी यही करता है, जाने देता है। तो ये लेटिंग गो की जो फिलॉसफी है ना, ये सबसे मेन फिलॉसफी है, या फिर सबसे मेन चीज़ है जो आप सीख सकते हैं एलन वाट्स से। एलन वाट्स ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है क्योंकि प्रैक्टिकल है सबसे। हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है कहीं ना कहीं। तो एलन वाट्स को आपको सुनना है ना, तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि जाके यूट्यूब पे बहुत सारे उनके ओरिजिनल लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उनको जाके सुनो, ठीक है। एक एक वीडियो रोज़ उठा के देखोगे भी ना तो भी बहुत सारे अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा दुनिया को देखने का, लाइफ को देखने का, या फिर उन ईस्टर्न फिलॉसफीज़ को देखने का, क्योंकि वो ईस्टर्न फिलॉसफी को बहुत अच्छे तरीके से डिकोड करते हैं और बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। कोई बुलशिट बातें नहीं होती है, या फिर कोई ऐसी रिलीजन वाली बात नहीं होती है कि कोई रिचुअल्स बताएंगे तुम्हें, कोई प्रथा बताएंगे। उन्होंने रिचुअल्स वगैरह को वैसे ही डॉगमा माना था कि ये सब अंधविश्वास है, इसको साइड हटाओ, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें अगर एनलाइटेंड होना है तो ये रिचुअल्स, गुरुज, स्क्रिप्चर्स कुछ नहीं करेंगे। इसी कारण वो खुद को भी गुरु नहीं बोलते थे, वो खुद को ऐसा फिलोसफिकल एंटरटेनर बोलते थे कि मैं आया हूँ, मस्ती करने आया हूँ, बात करने आया हूँ, ये बात करते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बता सकते हो अगर तुम चाहते हो मैं किसी और के ऊपर बात करूँ, किसी और फिलॉसफी के ऊपर बात करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।